चलिए एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में मेरे पास कांच का एक गिलास है जिसके ऊपर मैंने एक कार्ड रखा है और कार्ड के ऊपर मैंने एक सिक्का रखा है। और अब यदि मैं इस कार्ड को तेजी से धक्का दूं तो देखिए क्या होता है। तो जैसे ही मैंने कार्ड को झटके के साथ धक्का दिया, कार्ड दूर चला गया, लेकिन सिक्का वहीं रह गया और गिलास में गिर गया। अब प्रश्न यह है कि कार्ड की तरह सिक्का भी उछलकर दूर क्यों नहीं चला गया। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें जड़त्व यानी इनर्शिया को समझना होगा। जड़त्व क्या होता है? तो कोई भी वस्तु अपनी विराम की अवस्था या गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है और इस प्रतिरोध को ही हम जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। चलिए एक उदाहरण लेकर इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन विराम की अवस्था में है। अब यदि मैं इस ट्रेन को धक्का दूं तो क्या यह चलने लगेगी, गतिमान हो जाएगी? आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि यह बहुत भारी है, इसका द्रव्यमान बहुत अधिक है। इसे ही भौतिक विज्ञान में हम कहेंगे कि इसका जड़त्व बहुत अधिक है, जिसके कारण यह अपनी विराम की स्थिति में परिवर्तन का विरोध कर रही है। इसका मतलब इसकी विराम की स्थिति को बदलने के लिए हमें इस पर बहुत अधिक बल लगाना होगा। लेकिन जड़त्व केवल विराम की अवस्था में ही नहीं होता है, यह गतिशील वस्तुओं में भी होता है। जैसे एक गतिशील ट्रेन पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि यह ट्रेन तेज गति से चल रही है और अब क्या मैं इस ट्रेन को रोक सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? आप कह सकते हैं कि यह बहुत तेज गति से आ रही है, लेकिन यदि यह बहुत तेज गति से नहीं आ रही होती, बहुत धीमी गति से आ रही होती, तो क्या आपको लगता है कि मैं इसे रोक पाता? नहीं, मैं इसे तब भी नहीं रोक पाता। लेकिन क्यों? क्योंकि इसका जड़त्व बहुत अधिक है। इस प्रकार इस स्थिति में भी हम देख सकते हैं कि अपने जड़त्व के कारण यह चलती हुई ट्रेन भी अपनी गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। अब चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम एक साइकिल लेते हैं और अब यदि मैं इस साइकिल को धक्का लगाऊं तो क्या यह साइकिल चलेगी? बिल्कुल यह चलेगी। इसी तरह यदि मैं एक चलती हुई साइकिल को रोकने का प्रयास करूं तो मैं उसे आसानी से रोक सकता हूं। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि इसमें जड़त्व नहीं है? निश्चित रूप से इसमें भी जड़त्व है, लेकिन हमारे लिए इसका जड़त्व ट्रेन के जड़त्व की तुलना में बहुत कम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ जड़त्व अधिक है क्योंकि यहाँ स्थिति में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक है, जबकि एक साइकिल में ट्रेन की तुलना में जड़त्व बहुत कम है। लेकिन इन ट्रेनों का जड़त्व अधिक और साइकिल का जड़त्व कम क्यों है? तो इसका कारण यह है कि ट्रेनों का द्रव्यमान बहुत अधिक है जबकि साइकिल का द्रव्यमान बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि जड़त्व सीधे तौर पर द्रव्यमान से संबंधित है। जिस चीज का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, और जिस चीज का द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी उतना ही कम होगा, और इसलिए उसकी विराम अवस्था या गति की अवस्था को बदलना भी उतना ही आसान होता है। अब चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं कि इस जड़त्व का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि आप यात्रा करने के लिए किसी बस पर चढ़ जाते हैं। आप एक बस में खड़े हैं, बस विराम की अवस्था में है, लेकिन फिर बस अचानक चलना शुरू कर देती है। ऐसे में क्या होगा? आप पीछे की ओर गिरने लगेंगे। आप महसूस करेंगे कि जैसे कोई आपको पीछे धकेल रहा हो। आप एक बल का अनुभव करेंगे, लेकिन वास्तव में यहाँ कोई भी आपको पीछे नहीं धकेल रहा है। फिर आपको अचानक ऐसा क्यों लगता है कि आप पीछे की ओर गिर रहे हैं? ऐसा आपके जड़त्व के कारण होता है। बस जब अचानक चलने लगती है तो बस के फर्श और आपके पैरों के बीच घर्षण बल के कारण बस के साथ साथ आपके पैर भी गतिशील हो जाते हैं और तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन आपके शरीर के बाकी हिस्सों पर अभी भी कोई बल कार्य नहीं कर रहा होता है। इसलिए आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा जहां है वहीं बना रहता है। यही कारण है कि अचानक बस के चलने पर आप पीछे की ओर गिरने लगते हैं। इसी तरह मान लीजिए कि आप एक चलती हुई बस में खड़े हैं। अब यदि बस अचानक रुक जाए तो क्या होगा? ऐसे में आप देखेंगे कि आप आगे की ओर गिरने लगते हैं। क्यों? पुनः इसका कारण आपके शरीर का जड़त्व ही है। क्योंकि चलती हुई बस में आपका शरीर भी बस के साथ गति की स्थिति में है।
इसलिए जब बस अचानक रुकती है तब बस के फर्श और आपके पैरों के बीच घर्षण बल के कारण आपके पैर तो रुक जाते हैं, लेकिन आपके शरीर के ऊपरी हिस्से अभी भी अपने जड़त्व के कारण गतिमान बने रहते हैं और आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। यही कारण है कि बस के अचानक रुक जाने पर आप आगे की ओर गिरने लगते हैं। अब चलिए हम फिर से अपने क्रियाकलाप को देखते हैं और जड़त्व के सिद्धांत का उपयोग करके यह समझने का प्रयास करते हैं कि सिक्का क्यों गिलास में गिर गया। इसे स्लो मोशन में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जब मैंने कार्ड को झटके से धक्का दिया तब मैंने उस कार्ड पर एक बल लगाया। इस बल के कारण यह कार्ड दूर चला गया, लेकिन यहाँ हमने सिक्के पर कोई बल नहीं लगाया। हालांकि कार्ड और सिक्के के बीच कुछ घर्षण बल जरूर था, लेकिन कार्ड इतनी तेजी से आगे गया कि घर्षण बल सिक्के पर कार्य नहीं कर पाया। इसलिए सिक्का अपने जड़त्व के कारण अपनी विराम की स्थिति में बना रहा। इसके बाद जब कार्ड दूर चला गया तब गुरुत्वाकर्षण बल ने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया और इसे नीचे खींच लिया, और इसी कारण यह सिक्का गिलास में गिर गया। इस प्रकार जड़त्व किसी वस्तु द्वारा अपनी विराम की अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की उस वस्तु की क्षमता होती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है।